Stroke Support India is a national NGO working since 2013 in different fields, of which Stroke Support India is a primary field that we are active in. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं. व्हाट्सएप ग्रुप ऑलमोस्ट अब 200 से ज्यादा हो चुके हैं. टेलीग्राम ग्रुप इज अबाउट 150 पीपल. वी आर ऑल्सो एक्टिव ऑन ऑल सोशल मीडिया चैनल्स और हम रेगुलरली प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं जूम सेशंस हमारे आई थिंक एक वीक में मे बी एटलीस्ट एक तो होता ही है, समटाइम्स 2 भी हो जाते हैं. कल भी है हमारा. और बेसिकली ऑन वेरियस let's say aspects of interest to the stroke survivors and their families. जो भी interested है, we welcome all stroke affected families and stroke professionals. They can join our groups. ये एक link है strokesupport.in/tg और यहाँ पर एक QR code है. They can scan, they can join. These are free groups. And अगर कोई भी issue है, this is my WhatsApp number. These are our email ID, this is our website. कोई भी हमारे members की अगर आप मदद करना चाहें via your services, via informations that you want to provide, via articles that you want to write in our newsletters, which is going every quarter now. हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में हमारे Facebook groups बने हुए हैं. And I am very pleased to say most of it, or in fact almost all of it, is volunteer driven. So that is in short ये हमारा introduction है about what Stroke Support India is. मैं भी sharing बंद कर रहा हूँ. And again शुक्रिया Dr. Makaran for this opportunity to interact with us. And essentially is I think हम focus करेंगे some things which we are also asked many times and we face also sometimes in neurological disorders and their connection to stroke. काफी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लोगों में पहले भी होते हैं कई बारी, जैसे एपिलेप्सी होती है, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स. सो इन योर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन डॉक्टर हिरवे, इज देयर ए कनेक्शन टू देम ऑफ दीज टू स्ट्रोक? जैसे अगर किसी के पास मान लीजिए पहले से पार्किंसंस या अल्जाइमर्स वगैरह है, इज देयर एन इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रोक? क्या वो हो सकता है? किस कारण से हो सकता है ये कनेक्शन? अगर आप इस बारे में कुछ बताएं. धन्यवाद स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया ग्रुप एंड टेक्निकल टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस एज वेल एज द लिटरेचर, व्हाट द लिटरेचर सेज अबाउट द co-occurrence or any association is there between the different neurological disorders and stroke. अब स्ट्रोक जो हम बात करते हैं, स्ट्रोक की शुरुआती मतलब लक्ष्य का उसका जो मतलब नाम ही ये है, स्ट्रोक मतलब आघात. तो ये आघात है, एकदम से लगता है. तो शरीर के किसी भी अंग में जैसे आघात लग गया, चाहे हाथ या पैर कमजोर हुआ या फिर आंखों से देखना कम हुआ या आवाज में लड़खड़ाहट हुई या निगलने में तकलीफ हुई, तो ये इसको हम आमतौर पे फिर कई बार स्ट्रोक जो कहते हैं. तो इसके अलग अलग कारण होते हैं, खासतौर उसमें दिमाग के अंदर की नसों का सिकुड़ना और सिकुड़ के एकदम से ब्लॉक हो जाना या फिर दिमाग के अंदर की नस का फटना. तो इस्कीमिक स्ट्रोक जिसमें खून की नस चोक हो गई, या हेमरेजिक स्ट्रोक या जिसमें खून की नस फट गई. तो ये 2 तरह के लकवे हमें देखने मिलते हैं आमतौर पे. तो ये वास्कुलर है, वास्कुलर मतलब वेसल्स, खून की नसों की बीमारी है. तो ऐसी कोई भी बीमारी जो खून की नसों को साथ में डैमेज करे, चाहे वो हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में तो कुछ वास्कुलाइटिस होती है, जैसे खून की नसों की सूजन, तो उसमें जरूर दिमाग के अंदर खून की नसों का चोक हो सकता है. तो सिस्टेमिक वास्कुलाइटिस होती है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई होता है, या कई बार प्राइमरी सीनस वास्कुलाइटिस होती है जिसमें अंदर खून की नसों के अंदर सूजन आती है, तो उसमें कुछ चोकिंग हो सकती है. इसके अलावा जैसे हम बात करें माइग्रेन की, तो माइग्रेन में भी 2 तरह के माइग्रेन होते हैं. एक तो माइग्रेन विदाउट ऑरा, जिसमें माइग्रेन में केवल हेडेक होता है, और एक होता है जिसमें हेडेक के साथ में कुछ धुंधलापन दिखता है, जिसको ऑरा बोलते हैं. तो ये ऑरा वाला जो माइग्रेन होता है, कई बार उसमें उन पेशेंट्स में सिर दर्द के साथ में जिनमें ऑरा होता है, कई बार ये देखा गया कि उनमें शायद एक्चुअली ये अपने आप में अभी ज्वलंत प्रश्न है कि कई बार माइग्रेन के तो हजारों केसेस हम देखते हैं, लेकिन स्ट्रोक का उससे डायरेक्ट कोई रिलेशन तुरंत से समझ में नहीं आता. हालांकि जब लंबी एक बड़ी स्टडी होती है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी,
तो उसमें जरूर विरोधाभास देखने मिला है अलग अलग रिजल्ट्स में। कई लोग कहते हैं कि माइग्रेन विथ ऑरा का स्ट्रोक से रिलेशन है। जिन मरीजों को ऑरा होता है, दिखने में दिक्कत होती है और उसका हेडेक चालू होता है, तो उन लोगों को आगे जाके स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। दूसरी चीज ये है कि जब माइग्रेन में जो दवाई लेते हैं, कई बार जैसे ट्रिप्टस लेते हैं, जिसमें एकदम तुरंत तेज माइग्रेन का सिर दर्द हुआ और उसके अंदर उसको सिंपल एनाल्जेसिक या एक ये कहें कि दर्द निवारक गोली से का फायदा नहीं होता, तो उसको ट्रिप्टस या अर्गट्स देते हैं। तो वो ट्रिप्टस या अर्गट्स अपने आप में खून की नसों को सिकुड़ती है कई बार, तो इसका हृदय के ऊपर तो कई बार प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन ये भी देखा गया है कि ट्रिप्टन या अर्गट्स कई बार अच्छा खासा खून की नसों को चोक करने या संकुचित करने में कई बार उनका रोल रहता है। इसमें भी कई बार विरोधाभास देखा गया कि कुछ स्टडीज कहती हैं कि ट्रिप्टन के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अमेरिकन न्यूरोलॉजी, ग्रीन न्यूरोलॉजी है, उनका ये निष्कर्ष था कि ट्रिप्टन के साथ में एक खून की नसों का चोक होना नहीं है। लेकिन कई दूसरे स्टडीज हैं जिसमें कहते हैं कि ट्रिप्टन या अर्गट्स के साथ में खून की नसें चोक हो सकती है और उनको आगे जाके लकवा मार सकता है। तो हालांकि हम खुद ये कहते हैं कि जो ट्रिप्टन या अर्गट्स है ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करने चाहिए, और उसके लिए फिर हम प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी देते हैं। अब रही बात एपिलेप्सी की, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी। कई बार लोग ये कहते हैं कि एपिलेप्सी वाले मरीज क्या आगे जाके उनको लकवा मार सकता है। इसमें भी फिर से विरोधाभासी मतलब कथन है लिटरेचर में। और ये कहा जाता है कि एपिलेप्सी चूंकि दिमाग के अंदर की तरंगों के अनियंत्रित बहाव से होता है, तो अगर एपिलेप्सी के साथ में अगर पेशेंट को कभी सिर में चोट लगती है, गिर जाता है, तो उसके कारण उसको चोट लग सकती है, तो उसके ब्रेन हेड इंजरी के कारण उसको दूसरी दिक्कतें आ सकती है। उसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। लेकिन जहां तक बात हुई कि खून की नसें चोक हो गई, तो अगर गर्दन में कभी दौरे के कारण गर्दन में चोट लगी कभी, और उसके बाद खून की नसें जो दिमाग को जाती है और उसके अंदर चोकिंग बाद में जाके हुई कुछ हफ्तों या महीनों बाद, उससे भी लकवा मार सकता है। उसको बोलते हैं डिसेक्शन। बट अदरवाइज एपिलेप्सी का डायरेक्ट रिलेशन इतना नहीं बैठता। हाँ, ये जरूर है कि जो इनको लकवा मार चुका है उनको जरूर बाद में एपिलेप्सी हो सकती है, क्योंकि लकवे में जो खून की नसों की चोक होने के कारण जो एरिया डैमेज हो गया, वो अपने आप में एबनॉर्मल बन गया है। उस एबनॉर्मल एरिया से कई बार खून की जो नसों की तरंगे जो हैं बड़े अनियंत्रित रूप में प्रभावित होती है, जिसको बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ न्यूरोनल अनकंट्रोल्ड न्यूरोनल डिस्चार्जेस, जो दौरे करा सकती है। तो ऐसा कई बार देखा गया कि लकवे वाले मरीजों को दौरे की बीमारी वालों को लकवा आगे होने की संभावना है या नहीं, ये इसमें बड़ा विरोधाभास है। पार्किंसन और अल्जीमर ये दोनों बड़े अलग तरह की बीमारियां हैं। ये ब्रेन की सेल्स के धीरे धीरे अपने काम बंद करने की वजह से होती है। जैसे पार्किंसंस की बीमारी में खून की मतलब ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी हो जाती है, या अल्जीमर में ब्रेन की सेल्स में एमिलॉइड डिपोजिशन हो जाता है। तो ये आमतौर पे वास्कुलर या खून की नलियों से इसका ज्यादा संबंध नहीं है। तो अल्जीमर की बात करें या पार्किंसन की, तो ऐसा नहीं है कि पार्किंसन वालों को आगे जाके लकवा लगेगा या अल्जीमर वालों को अधिकतर बार हम तो ये देखते हैं कि जो लोगों को जिनको पार्किंसन हुआ है कई सालों साल तक केवल पार्किंसन डिजीज ही रहती है उनको। हाँ, कई बार ये रहता है कि उनको खून पतला करने की दवाइयां चाहे हार्ट के हिसाब से चल रही हो, तो वो अपने आप में स्ट्रोक का प्रिवेंशन दे देती है, क्योंकि लकवा रोकने के लिए भी हम खून पतला करने की दवाइयां देते हैं। और पार्किंसन के चलते ऑलरेडी उनकी जैसे एज है और साथ में उनको हार्ट की ट्रबल है, तो वो अपने आप में स्ट्रोक आगे रोकने में मदद देता है खून की पतला करने की दवाइयां। अल्जीमर में भी यही है। अल्जीमर में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। अगर जैसे हम बात करें लकवे का, तो ये थोड़ा सा मतलब अभी विरोधाभास है। हाँ, ये जरूर है कि लकवे के बाद कई बार ब्रेन के अंदर कई ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें अल्जीमर जैसी मिलती जुलती समस्या पैदा होती है, जैसे भूलने की मतलब समस्या होना, व्यवहार की समस्या होना, तो वो वास्कुलर डिमेंशिया में फिट होता है। फिर वो अल्जीमर डिमेंशिया नहीं होता। मतलब ब्रेन के अंदर छोटे छोटे एरियाज में क्लॉट होते होते ब्रेन की शक्ति कम हो जाना, ये होता है। ठीक। डॉक्टर साहब, ये तो था कि भाई किन बीमारियों का एक कनेक्शन अगर किसी को है तो उसकी स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसका हम जिक्र कर रहे थे। एक मैं और आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने कहीं पढ़ा था कोई मोया मोया डिजीज होती है जिसके कारण भी स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी शायद बढ़ जाती है। ये बिल्कुल। क्या होता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये कौन सी बीमारी है और कैसे? देखिए,
लकवा लगने के पीछे कुछ अलग कारण होते हैं। एक तो होता है उम्र बढ़ते समय, बढ़ने के साथ में खून की नसें धीरे धीरे चोक होती जा रही हैं, सक्रिय होती जा रही हैं, और एक दिन किसी भी दिन उसमें एक कोई थक्का जम गया तो वो थक्का खून के प्रवाह को रोक देता है, तो आगे वाला हिस्सा जिसको खून मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, तो वो डेड हो जाता है, जिसको हम क्लॉट इन्फार्क्ट बोलते हैं। कई बार खून की नसों में अपने आप में कुछ जन्मजात विकृतियां होती हैं, या तो खून की नसें बहुत पतली होती हैं, जैसे कहें कि जैसे पानी का पाइप, कई अलग अलग कंपनी के क्वालिटी के आते हैं, कई पतले आते हैं, कई थोड़े मोटे आते हैं, अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। तो उसी टाइप से जैसे कई बार खून की नसों की अगर बीमारियां हैं, जैसे इस मोया मोया में क्या है, खून की नसों का एक गुच्छा बन जाता है, और जिसमें कई जगह पे कुछ कमजोरी रहती है उसकी उसकी दीवार में। तो और उसमें वहां पर कई बार खून का थक्का जम सकता है, या कई बार वो फट सकता है। तो ये मोया मोया डिसीज, जो उसका नाम ही है कि पफ ऑफ स्मोक, तो ये जब एंजियोग्राफी में कई बार ये धुआं जैसा दिखता है ये, तो इसलिए इसको सिगरेट के धुएं जैसे, इसलिए इसको नाम दिया गया पफ ऑफ स्मोक या मोया मोया डिसीज। तो ये बच्चों में बड़ों में मिल सकती है, और कई बार इसके कारण लकवा लग सकता है। इसके अलावा जैसे कई बार जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी मतलब ये कहें कि हार्ट के वॉल्व खराब है, बचपन से खराब है, या बाद में किसी रोमेटिक फीवर के बाद में कभी कई बार वॉल्व खराब हो जाते हैं, या कई बार जो इंजेक्शन लेते हैं, कुछ नशीली दवाइयों के इंजेक्शन लेते हैं, उनमें भी कई बार इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप होती है और वाल्व की समस्या डेवलप होती है। उनमें भी जिनमें वाल्व की समस्या है, उसमें उनका धक्का हृदय से सीधे ब्रेन के अंदर जा सकता है, इसको हम कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बात की कि गर्दन की नसों में कभी डैमेज हुआ, जैसे कई बार कभी एक्सीडेंट में गर्दन को चोट पहुंची, या एकदम कभी तेज हमने गर्दन घुमाई, गर्दन को चोट लगी, तो खून की नसें जो गर्दन से ब्रेन तक जा रही है, उनकी वॉल में डैमेज होता है, और वो उसमें एक चीरा पड़ जाता है कुछ। वो कई बार चीरा जो है धीरे धीरे करके वहां पर क्लॉट बना देता है, और ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसमें जो कई किसी भी उम्र में हो सकते हैं। जैसे मोया मोया वो बच्चों में होता है, बड़ो थोड़ा यंग एडल्ट्स में होता है, जिनकी कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी लकवा यंग एज में लग सकता है, या बच्चों में लग सकता है। तो ऐसे कई कारण। इसके अलावा खून अगर किसी में, जैसे सिकल सेल हो गया, अगर खून की नलियां खराब है, या फिर खून खुद उसमें ही खुद विकृति है, जैसे कई बार कुछ हीमोग्लोबिन की खराबी होती है, तो उसमें खून जमने लगता है। कई बार सिकल सेल एनीमिया, या ये कहें कि जो आरबीसी जो होते हैं उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, इरिथ्रोसाइटोसिस होते हैं, तो उसमें भी खून की जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। या कुछ जन्मजात ऐसे विकार होते हैं जिसमें खून को जो बहाव में बनाने के लिए कुछ कारक फैक्टर बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। जैसे कहीं पर भी हमको चोट लगती है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे खून को रोकने में मदद देते हैं, लेकिन अगर उसकी कमी हो जाए तो कई बार उसके बाद या तो ब्रेन हेमरेज होता है, या फिर कई बार खून अपने आप में गाढ़ा होकर कई बार चिपकने लगता है, उसको बोलते हैं हाइपरकोगुलेबल स्टेट। तो लकवा किसी भी उम्र में हो सकता है। आमतौर पे हम देखते हैं 50-60 के बाद लकवा संभावित होता है, जिसके पीछे कई ऐसे कारण हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अगर कोई नशीले पदार्थों का सेवन है, या मधुमेह धूम्रपान है, तो इसके चलते आपकी रिस्क बढ़ती जाती है। लेकिन जिनको ये सब कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आजकल हम ये देखते हैं कि उनमें भी ये देखा जा गया है कि रिस्क काफी कॉमन हो गए हैं। और हम ये देखते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो पश्चिम देश है, उनमें खून की जो नसें चोक चोक होने की प्रवृत्ति, और हमारे यहाँ की जो नसों की चोक होने की प्रवृत्ति, उसमें काफी फर्क है। हमारे यहाँ दिमाग के अंदर की नसों की चोक होने की प्रवृत्ति काफी ज्यादा है। तो कई बार ये देखा गया कि मरीज को एक छोटा लकवा हुआ, लेकिन हमने उसकी एंजियोग्राफी की, तो उसमें खून की नसें काफी ज्यादा मात्रा में चोक पाई गई। मतलब ये समझ लीजिए कई बार तो गर्दन से लेके सीधे ब्रेन तक में खून की नसें पूरी बंद मिलती है। तो उसको लेकिन आसपास से थोड़ा 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 सा ये कहें कि प्रवाह मिलने लगता है समय के चलते, तो इसलिए उसका काम चलता रहता है। लेकिन जिस दिन वो प्रवाह बंद हो गया, तो एक दिन फिर बड़ा क्लॉट हो जाता है। तो भारत में खून की नसों को चोक होने की प्रवृत्ति रिलेटिवली ज्यादा है, और उसके पीछे कई अलग अलग कारण हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि ना, लकवा किसी भी उम्र में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कुछ जिक्र किया कि जैसे माइग्रेन के अंदर कुछ शायद, आई थिंक आपने जिक्र किया ट्रिप्टस या एर्गोट, यस, ये कुछ दवाइयां हैं, टेबलेट्स हैं ये? हाँ, ये दवाइयां होती हैं। अब इसमें भी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसा विरोधाभास है, तो इसमें ट्रिप्टन्स को
कई अलग अलग मापदंडों पर तोला गया, तो कई लोग कहते हैं कि ट्रिप्टन से एक संभावित है कि शायद लकवा आने की संभावना हो। लेकिन आमतौर पे हम ट्रिप्टन उनको नहीं देते जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या जिनको पहले कभी हार्ट का ट्रबल रहा हो, क्योंकि ये ट्रिप्टन कई बार खून की नसों को संकुचित करते हैं। कई बार ट्रिप्टन लेने के बाद मरीज खुद भी बताता है कि मेरे को छाती में कसावट महसूस होती है। तो और वैसी उसी तरह से अर्गट प्रिपरेशन जो पहले काफी मात्रा में दी जाती थी, पहले काफी पुरानी दवाई है ये, तो अर्गट, लेकिन ये ट्रिप्टन या अर्गट ये अपने आप में कोरोनरी वासोस्पाज्म कराती है, तो हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकती है, और ब्रेन के में भी इसका एक थ्योरेटिकल डिसएडवांटेज तो हो सकता है ये। बिल्कुल। और उसको थोड़ा आगे चलें, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है जैसे, उसके बाद कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डिजीजेस की संभावना बढ़ जाती है? पहले तो नहीं था, लेकिन अब स्ट्रोक हो गया, तो स्ट्रोक के पश्चात कौन से, जैसे कुछ तो हम जानते हैं डिप्रेशन का अमूमन हम देखते हैं, बट व्हाट आर द अदर डिसऑर्डर्स व्हिच कैन बी द रिजल्ट ऑफ स्ट्रोक? उसके बारे में आप कुछ बताएं तो। बिल्कुल। कई बार लकवे के बाद, जैसे मैंने बताया कि दौरे आना चालू होते हैं, कई बार ये पहले दिन ही लकवे के साथ में दौरे आ जाते हैं, या कई बार 7वें 8वें दिन के बाद चालू होते हैं, कई बार कुछ हफ्तों या महीनों के बाद चालू होते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि चाहे ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हुआ हो या ब्रेन हेमरेज हुआ हो, उसके बाद वो जो ब्रेन का एबनॉर्मल एरिया जो डेड हो गया है, वो वहां के सिस्टम को थोड़ा तितर बितर कर देता है। तो उस हिस्से से कभी भी अनियंत्रित तरंगे आ सकती हैं जो फिट करा सकती हैं, तो उसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रोक सीजर। तो उसके लिए फिर कई बार दवाइयां लंबी चलानी पड़ती है। दूसरा, सिर दर्द काफी कॉमन है। कई बार हमारे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जो शुरुआत में सिर दर्द बताते हैं, 3-4 दिन 5 दिन तक सिर दर्द या 10 दिन तक सिर दर्द होता है, और बाद में फिर जब उनको इवेल्युएट करते हैं तो 8वें 10वें दिन के बाद उनको मालूम पड़ा कि सिर दर्द खत्म नहीं हो रहा था, एमआरआई कराया तो अब नया कोई क्लॉट बन गया है। तो कई बार सिर दर्द जो है क्लॉटिंग बनने के पहले भी आ सकता है या क्लॉटिंग बनने के बाद भी आ सकता है, और सिर दर्द कई बार ये माइग्रेन से इतर रहता है। जरूरी नहीं कि ये माइग्रेन वाला सिर दर्द हो, ये अलग तरह का सिर दर्द रहता है जो कई बार लगातार बना रहता है, और उसके बाद फिर लकवा ठीक होते जाता है, फिर भी मरीज को लंबे समय तक के लिए सिर दर्द की समस्या रह सकती है। तो उसके लिए पोस्ट स्ट्रोक हेडेक जो उसको बोलते हैं, जो संभावित तौर पे जब दिमाग के पिछले हिस्से में जैसे सेरिबेलम हो गया या ब्रेन स्टेम हो गया या थैलेमस एरिया हो गया, उसमें संभव सिर दर्द की समस्या ज्यादा मिलती है, और आगे वाला जो एंटीरियर सर्कुलेशन है उसमें रिलेटिवली कम मिलती है। और हम ये मानते हैं कि ना, जैसे लकवे का इलाज लंबा चलता है, उसी तरह से कई बार जो पोस्ट स्ट्रोक हेडेक होता है उसके लिए भी कई बार लंबा इलाज देना पड़ता है। ये दो चीजें। तीसरा एक ये रहता है कि ये कहें कि गेट डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने बताया कि डिमेंशिया, तो इसी तरह से अगर दिमाग के अंदर कई कई बार क्लॉटिंग हो चुकी है, जैसे एक बार क्लॉटिंग हुआ, मरीज जल्दी रिकवर हो गया, उसको उसने बाद उसने या तो दवाई बंद कर दी, या फिर ये कहें कि उसकी दवाई पर्याप्त मात्रा में नहीं थी या उसकी रिस्क ज्यादा थी, उसको दोबारा से लकवा मारा। तो ऐसे कई बार 2-3 बार लकवा मारने के बाद धीरे धीरे ब्रेन स्लो होने लगता है। उसको बोलते हैं वास्कुलर पार्किंसोनिज्म, मतलब चलने में स्पीड में कमी आ जाती है, आदमी का हाथ पैर चलने में कमी आ जाती है। तो ये जैसे पार्किंसन डिजीज किसी एक खास तत्व की कमी से होती है, वास्कुलर पार्किंसोनिज्म ब्रेन के अंदर डायरेक्ट स्ट्रक्चर डैमेज से, तो पार्किंसोनिज्म भी डेवलप हो सकता है बार बार लकवे के बाद से। इसी तरह से बार बार लकवे के बाद जो एक तो चलने में दिक्कत होती है, तो पेशेंट को कई बार ना गेट डिस्फंक्शन हो जाता है, पेशेंट कई बार गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे हमने बताया कि डिमेंशिया, अगर कई जगह पे ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ है, ब्रेन के कई हिस्सों में अलग अलग जगह पे क्लॉटिंग हुई है, तो कई बार कुछ ऐसी जगह पे क्लॉटिंग हो जाती है जिससे डिमेंशिया डेवलप होता है। तो ये अल्जीमर से इतर डिमेंशिया होता है, जिसमें कई बार व्यवहार की समस्या चालू हो जाती है, इसको वास्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। तो इसमें भी और इसमें कई बार जो अल्जीमर में जो दवाइयां हैं जो अल्जीमर में बड़ा अच्छा काम देती है, कई बार इस वास्कुलर डिमेंशिया में इन दवाइयों का उतना ज्यादा अच्छा हमको असर देखने नहीं मिलता। तो उसका मतलब अंततोगत्वा हमें पहली बात तो स्ट्रोक से बचना है, और अगर स्ट्रोक अगर भगवान करे अगर हो गया है, तो स्ट्रोक से आगे हमको आगे न हो उससे बचाव करना है, तो उसके लिए दवाइयां लंबी चलती हैं। अब वो दवाइयां खून पतला करने की भी हो सकती हैं, साथ में ब्लड प्रेशर की या शुगर की भी होती है, लेकिन ये है कि ये केस टू केस वेरी करता है, लेकिन हर किसी का
लकवा लगने के बाद रिस्क फैक्टर असेसमेंट होता है कि आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों या महीनों में लकवा लगने की क्या संभावना है। तो कई बार उसके साथ में खून की जांचें होती है और हार्ट की भी जांच होती है, हृदय की गति नापी जाती है, उल्टर देखा जाता है और हार्ट का इको किया जाता है। तो ऐसे कई अलग अलग ना पैरामीटर से जिसके चलते हम आगे के दिनों की रिस्क की, स्ट्रोक की रिस्क को हम नाप सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में स्ट्रोक की क्या संभावना है। उसके हिसाब से हमारी दवाइयों की मात्रा निर्धारित होती है। ये जो आपने अभी जिक्र किया सर डॉक्टर साहब, रिस्क फैक्टर असेसमेंट, क्या ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हर पेशेंट के साथ होता है कि और डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर, डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल कि वो करे या ना करे? नहीं नहीं, देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कोई भी पेशेंट किसी भी तरह का जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लेके आता है तो हमें उसका ना एक तो क्लिनिकल ये कहें कि असेसमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल, और जो उस समय का होता है, उसके अलावा आगे आने वाले दिनों में प्रोग्नोसिस क्या रहेगी। तो क्योंकि हमें सारे सवालों का जवाब हमको मिलना चाहिए और वही हम उसको फिर पेशेंट को या उसके साथ वालों को हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ये कहें कि अपने अपने जो टूल्स होते हैं, चाहे वो क्लिनिकल टूल्स हो, चाहे फिर हमारे पास ना लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हो, पैथोलॉजी खून की जांचें हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे एमआरआई या सीटी स्कैन हो या डॉपलर हो, हम ऐसे कई अलग अलग टूल्स से रिस्क, आगे आने वाले दिनों की रिस्क हम मेजर करते हैं। और इसके अलावा पेशेंट की लाइफस्टाइल, डेफिनेटली अगर पेशेंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल का है या वर्किंग है या फिर कहें कि कोई ऑक्यूपेशनल ऐसा है उसका जिसमें उसको ना आगे जाके कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे फैक्ट्री वर्कर है, कुछ भी ऐसा है, तो उसके हिसाब से उसका कस्टमाइज प्लान बनाना पड़ता है। तो पेशेंट का रिस्क फैक्टर असेसमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल और ये एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम्म। तो उस दौरान होपफुली क्या कारण रहा उसका, अगर इसका भी पता चल सकता है, और आगे क्या पॉसिबिलिटी है और किस तरीके से उसको अवॉइड किया जाए, ये आप उसको एडवाइस दे सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये हर पेशेंट जो हॉस्पिटल में जाता है स्ट्रोक को लेके, जब वो निकलेगा तो उसके हाथ में होपफुली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भाई ये चीज के कारण से हुआ और ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये आपको अवॉइड करने चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, काफी आपने अच्छी जानकारी दी, वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर हमें भी इससे काफी मदद मिलेगी आके, और आपसे संपर्क में रहेंगे। होपफुली वी हैव यू आल्सो ऑन वन ऑफ आवर मीटअप्स एंड फॉर मोर डिस्कशंस। सो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत। नमस्कार। चिराग, यू आर देयर। Thank you, Dr. Saab, and thank you so much, Stroke Support India. And we are doing a great job, and sir, and we will definitely continue this. Thank you so much, sir. Thank you very much. धन्यवाद साहब।